हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय ऑर्गेनिक फार्मिंग का 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती विकास के कितने आयाम हैं। हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर जैविक खेती आयाम के कितने विकास है, कितने आयाम है, तो 3। ठीक है, भारत में जैविक खेती विकास के लिए 3 आयाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2016 में भारत के कौन से राज्य पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, बोल रहा है कि 2016 में भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया, तो सिक्किम। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, केरल का भी क्लियर नहीं है, सिक्किम रहेगा। या देखिए, सिक्किम जो है 2016 में भारत का जैविक खेती करने वाला 100% जैविक खेती सिक्किम में किया जाता है। ठीक, वहाँ पर किसी भी रसायन का यूज नहीं किया जाता। अगला है, जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल है। जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है, तो 5.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है, संपूर्ण विश्व में जैविक खेती किस देश की देन है। संपूर्ण विश्व में जो जैविक खेती है वह भारत की ही देन है, लेकिन भारत में ही सबसे कम जैविक खेती की जाती है। ठीक है, संपूर्ण देन है भारत की ही है, लेकिन भारत में सबसे कम जैविक खेती की जाती है। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो जैविक खेती के मुख्य घटक हैं कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, जैविक नियंत्रण। ठीक है, यही जैविक खेती के मुख्य घटक हैं। अगला है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की 4 फीट मेथड में गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए। तो 12 फीट बाई 12 फीट बाई 2.5। ठीक है, 12 12 2.5 इतना आकार होना चाहिए। अगला है, वर्मी कंपोस्ट में क्रमशः एनपीके पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो होता है, पोटास वो कितना पाया जाता है, तो 2.5 से 3% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। 1.5 से 2% फास्फोरस और 1.5 से 2% पोटेशियम या पोटास पाया जाता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट में एनपीके पाया जाता है, इतनी मात्रा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है, तो एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो है गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। अगला है, बरसीम की फसल में राइजोबियम और बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोलाई। ठीक है, बरसीम जो फसल होती है उसमें राइजोबियम कौन सी राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, तो राइजोबियम ट्राइफोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है बरसीम में। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम जैव उर्वरक से प्रति वर्ष कितने किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिर कर लिया जाता है, तो 50 से 200 किलोग्राम। ठीक है, 50 से लेके 200 किलोग्राम प्रति वर्ष राइजोबियम जैव उर्वरक से, ठीक है, नाइट्रोजन को स्थिर कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसल की बीज मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम समृद्ध से उपचारित करना चाहिए। 10 किलो बीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है। तो नील हरित शैवाल जो होता है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर स्थिर कर देता है। अगला है, एजोला किस फसल में प्रयोग होता है। तो एजोला जो होता है मुख्य रूप से धान में प्रयोग होता है। किसमें भैया, धान में। अगला क्वेश्चन है, ढैंचा की फसल को बुआई के कितने दिनों बाद खेत में दबा दिया जाता है। तो ढैंचा की जो फसल होती है जो कि हरी खाद है, इसको 40 से 50 दिन बाद खेत में दबा दिया जाता है। अगला है, ढैंचे से कितने नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ठीक है, कितना किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है भैया, तो 85 से 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला, गोबर की खाद में क्रमशः एनपीके पाया जाता है। जो गोबर की खाद होती है उसमें कितना एनपीके पाया जाता है, तो 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस, ठीक है, और 0.5% के पाया जाता है, मतलब पोटेशियम, पोटास। अगला है, ट्रेंच विधि से गोबर की खाद तैयार करने में कितना समय लगता है। तो ट्रेंच विधि से जब गोबर की खाद तैयार करते हैं तो उसमें 150 से 160 दिन लगता है। ठीक है, 150 से 160 दिन लगता है। अगला है, कंपोस्ट का वैज्ञानिक अध्ययन किसने दिया है। कंपोस्ट जो है इसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने दिया, तो हचिंसन व रिचर्ड जी ने दिया। ठीक है, हचिंसन व रिचर्ड जी ने दिया था क्या, कंपोस्ट का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला है, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि को किसने विकसित किया, तो सर अल्बर्ट हावर्ड जी ने। सर अल्बर्ट हावर्ड जी ने कंपोस्ट बनाने की जो इंदौर विधि है उसको विकसित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की। तो कंपोस्ट बनाने की जो बेंगलोर विधि है उसको वैज्ञानिक CN आचार्य जी ने
क्या किया, विकसित किया। वैज्ञानिक CN आचार्य ने। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि को डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि को वैज्ञानिक CN आचार्य। ठीक है। कंपोस्ट का वैज्ञानिक अध्ययन किसने दिया, तो हचिंसन व रिचर्ड जी ने। आगे देखते हैं भैया, विष्ठा चूर्ण क्या है, तो यह स्थूल कार्बनिक खाद है। ठीक है। विष्ठा चूर्ण जो है स्थूल कार्बनिक खाद है। अगला है, शुद्ध रक्त में नाइट्रोजन लगभग होता है, तो शुद्ध रक्त में कितना होता है नाइट्रोजन भैया, शुद्ध रक्त में 10 से 12% नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, एडको किसकी बनाने की विधि है, तो ये एडको जो इससे कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है। एडको विधि से कंपोस्ट बनाया जाता है। अगला है, कार्बनिक खादों का मृदा पर प्रभाव बना रहता है 2-3 वर्ष तक। ठीक है। कार्बनिक खाद जो है इनका मृदा पे 2-3 वर्ष तक प्रभाव बना रहता है। अगला है, ग्वानो क्या है। ठीक है। ग्वानो क्या है, तो ग्वाने समुद्री पक्षियों की सूखी बीट है। ठीक है। ग्वानो जो है समुद्री जो पक्षी है उनकी सूखी बीट होती है। अगला क्वेश्चन है, IFOAM का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है। IFOAM का पूर्ण रूप क्या है, तो IFOAM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। भैया IFOAM का पूरा नाम जान लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, IFOAM की स्थापना कब हुई, जो मैंने भी आपको फुल फॉर्म बताया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का प्राथमिक सरोकार कौन सा है। जैविक खेती जो इसका प्राथमिक सरोकार कौन सा है, ऑप्शन ए नंबर दिया है, पौधे को जीवित रखने के लिए, मृदा सूक्ष्मजीवों को जीवित रखने के लिए, मिट्टी को जीवित रखने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, मिट्टी को जीवित रखने के लिए। ठीक, यही इसका प्राथमिक सरोकार है, मिट्टी को जीवित रखना। अगला है, जैविक खेती के बारे में कौन सा कथन, कौन सा सत्य है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि हमें फसलों का पोषण करना चाहिए, हमें मिट्टी का पोषण करना चाहिए, ए और बी दोनों करना चाहिए। ठीक है। तो हमें मिट्टी का पोषण करना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे ना, इसमें हम पूर्ण रूप से मिट्टी के ऊपर, मृदा के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में किस प्रकार के खनिजों की अनुमति है। जो जैविक खेती होता है इसमें किस प्रकार के खनिजों की अनुमति होता है, तो जो अघुलनशील खनिज होते हैं उनकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या है। जैविक खेती के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या है, तो यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है। कौन सा, तो जैविक खेती। ठीक है। इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, भाई आप लोगों को पता ही है। अगला, जैविक खेती से जो हम लेते हैं उसे वापस देने का मामला है, यह कहलाता है। ठीक है। जैविक खेती प्रकृति से जो हम लेते हैं उसे वापस देने का मामला है, यह क्या, यह कहावत कौन सा है, तो भैया यह कहावत है फेंटिलानान का। ठीक है। फेंटिलानान ने 1990 में बोला था कि जैविक खेती प्रकृति से जो हम लेते हैं उसे वापस देना है। ठीक है। जैविक खेती से हम जो भी लेते हैं हमें उसे वापस दे देना है, इसको बोला था किसने, फेंटिलानान ने 1990 में। अगला है, जैविक खेती का उद्देश्य क्या है। जैविक खेती का उद्देश्य है पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन का उत्पादन करना। ठीक है। और मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बढ़ाने के लिए, परागण के संभावित स्रोत से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह ऊपर के सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती की क्या आवश्यकता है। तो जैविक खेती की आवश्यकता क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो संसाधनों का किफ़ायती उपयोग, संसाधनों का कोई उपयोग नहीं, संसाधनों का सतत उपयोग। तो संसाधनों के सतत उपयोग के लिए, मतलब लंबे समय तक उपयोग के लिए जैविक खेती की जाती है। जो भी संसाधन उनका लंबे समय तक उपयोग किया जाए, इसके लिए जैविक खेती की जाती है। ठीक है भैया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरक का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है। बोला कि आप जो जैविक खेती इसमें कार्बन का यूज़ तो कर नहीं सकते, तो अकार्बनिक जो उर्वरक है इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो एक पूरक घटक के रूप में करेंगे। ठीक है। एक पूरक घटक के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा जैविक खेती का घटक नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया, बोला इनमें से कौन सा जैविक खेती का घटक नहीं है। तो गैर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण उपाय, जैविक कीट प्रबंधन, खेती की खाद, तो सिंथेटिक कीटनाशक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कीटनाशक भैया जो है यह जैविक खेती का घटक नहीं है। ठीक है। अगला है, सूक्ष्मजीव कीटनाशक है। ठीक है। इसमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीव कीटनाशक है, तो भैया बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ठीक है। थुरिंजिनेसिस, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, यह क्या है, एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप पोषक तत्वों की हानि को कैसे सीमित करेंगे।
पोषक तत्वों द्वारा जो हानि हो रही है उसको कैसे सीमित करेंगे, तो कचरों का उचित पुनर्चक्रण करके, पोषक तत्वों की रिहाई और ग्रहण को सिंक्रनाइज करके, जैविक कचरे का उचित प्रबंधन करके। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। ऊपर के सभी प्रोसेस को अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पोषक तत्वों की हानि हो रही है उसको हम लोग सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारी जैविक खाद है? इसमें से कौन सी भारी जैविक खाद है? तो खेतों की खाद, हरी खाद, तेल केक, ऊपर के सभी। तो इसका भी भाई देखिए सब भारी जैविक खाद है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस में पोटास की मात्रा बताइए। तो गोबर की जो खाद होती है इसमें एनपीके की मात्रा पूछा है भाई, अभी मैंने बताया था। तो इसका हो जाएगा 0.5, 0.2, 0.3। ठीक है, देखिए ये भी 0.5 होता है, लेकिन उसके आसपास में होना चाहिए ना, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। ठीक है, लेकिन होता 0.5। ठीक है, अगला है, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अपशिष्ट कितने दिनों के बाद फार्म यार्ड मैन्यूर के रूप में उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं? ठीक है, बोला है गाय का जो गोबर हो गया, उसका मूत्र हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, यह कितने दिनों के बाद फार्म यार्ड मैन्यूर के रूप में उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं? तो 90 से 120 दिन के बाद तैयार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कंपोस्टिंग जो है स्वचालित रूप से गर्म करने वाला प्रक्रिया भी है, एरोबिक जैविक प्रक्रिया है, थार्मोफिलिक प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेष बानिय एक्यूलेंट कौन सी हरी खाद की फसल है? ठीक है, तो कौन सी हरी खाद की फसल भैया? ढैंचा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अभी मैंने जो पेपर कराया था वहाँ पे पूछा भी था। ठीक है, वहाँ पे पूछा था शेष बनिया इसमें से कौन सा एक हरी खाद है। उसके बाद ऐसा बोलने के बाद उसमें ऑप्शन जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, उसमें सेसबनिया दिया था, तो सेसबनिया जो उसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद की फसल के बारे में कौन सा सत्य है? हरी खाद की जो फसल होती है उसके बारे में कौन सा सत्य है? तो हरी खाद के पौधे मिट्टी की निचली परत से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ये मिट्टी की जैविक खाद की स्थिति को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये मिट्टी को हल्का बनाता है, पोषक तत्वों को निक्षालन को रोकता है। तो ये सभी तो सही है भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट की संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया, पीएच मान 6.5 से 7.2 होता है वर्मी कंपोस्ट का। कार्बन 30 से 50% होता है। नाइट्रोजन 0.5 से 3% होता है। जल धारण क्षमता 50 से 70% होती है। पाँचवा दिया है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 16 संबंधित 9 होता है, और ह्यूमस की मात्रा 6 से 8% होती है। बोला इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, केवल पहला, तीसरा और छठवां। पहला कथन था इसका पीएच मान 6.5 से 7.2 होता है, जो कि सत्य है। तीसरा था कि नाइट्रोजन 0.5 से 3% होता है, यह भी सत्य है। और छठवां था ह्यूमस की मात्रा 6 से 8% होती है, तो यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए किस प्रजाति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुआ जो है किस प्रजाति का प्रयोग में लिया जाता है? तो आइसिनिया फोर्टिडा, आइसिनिया फोर्टिडा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है? भाई ये कई क्वेश्चन कई बार हो गया है, तो इसको अब नहीं बताएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 2.5 से 3% होती है। अगला है, नीम की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो नीम की खली में 5.2% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केचुए की तैयार खाद को क्या कहते हैं? तो केचुए की तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, केचुए की तैयार खाद को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस घोलक जीवाणु का नाम क्या है? तो फास्फोरस घोलक जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की खोज किसने की थी? ठीक है, बोल रहा है कि जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी भैया? पुस्टिन गोल्ड जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ठीक है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ठीक है, अगला है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है भैया, MO की। अगला है, साइयनो बैक्टीरिया है, तो सनाबीना और नॉन स्टॉक। ठीक है, कौन सी हैं? सनाबीना और नॉन स्टॉक। अगला है, दलहनी कुल की कौन सी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती? तो दलहनी कुल की जो राजमा है वह नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। अगला है, नाडेप कंपोस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नाडेप कंपोस्ट जो है MH के किसान नारायण देव राव पांडरारी पांडे द्वारा शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा, नाडेप कंपोस्ट किसके द्वारा? तो यह महाराष्ट्र के एक किसान है, नारायण देव राव
इन्होंने ही शुरू किया नाडेप कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है अवायुजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एजोटोबैक्टर जो है यह अवायुजीवी जीवाणु है। अगला हरी खाद वाली फसल कौन सी है? तो सनई, डैचा, ठीक है, लोबिया, सैंजी आदि जो है हरी खाद वाली फसल है। अगला सनई द्वारा कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? तो 82 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अगला सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली हरी खाद कौन सी है? तो सैंजी। सैंजी जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली हरी खाद है, ठीक है, स्नैंजी। अगला है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मूंगफली की जो खली होती है उसमें 7.3% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है खलियों की बुआई के कितने दिन पूर्व खेत में मिलाना चाहिए? ठीक है, जो खली होती हैं उनको बुआई के कितने दिन बाद खेत में मिलाना चाहिए? तो 10 से 15 दिन पहले ही मिला देना चाहिए। खली जो उसको बुआई से 10 से 15 दिन पहले ही खेत में मिला देना चाहिए। अगला है हड्डी की खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? तो 20 से 25% या 30%, ठीक है, 20 से 25 या 30% उसमें फास्फोरस पाया जाता है। अगला है BD 500 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सींग की खाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सींग की खाद के नाम से जाना जाता है BD 500 को। ये जो सींग होता है उससे बनता है। अगला है पीट मास ग्रास का प्रयोग किस में किया जाता है? तो BD 504 में। BD 504 में पीट मास ग्रास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है ऋषि फार्मिंग का प्रचलन किस राज्य के किसानों द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा। अगला है पंचगव्य को में प्रयोग किए जाने वाले 5 उत्पाद कौन कौन से हैं? ठीक है, जो पंचगव्य में प्रयोग किए जाने वाले 5 उत्पाद कौन कौन से हैं? तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी, ये सब पंचद्रव्य में प्रयोग किए जाने वाले 5 उत्पाद। भाई पूजा वूजा में भी इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है नाइट्रोको फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नाइट्रोको फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा का भंडारण और ऊर्जा चक्र, ठीक है, ऊर्जा का भंडार एवं स्वयं ऊर्जा चक्र। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक खेती का पिता किसे कहा जाता है? तो अल्बर्ट हार्वर्ड जी को कार्बनिक खेती का पिता कहा जाता है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया गया है। अगला है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के रूप में सर्वप्रथम ऑर्गेनिक एजुकेशन की शुरुआत किसने की? तो लेडी आई बैलो ने, ठीक है। अगला है IFOM का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉन जर्मनी में, ठीक है, बर्न जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है NPOP का पूरा नाम क्या है? देखिए जो क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोग बता दीजिएगा भाई, फिर से बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NPOP का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, ठीक है, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली केंचुओं की प्रजाति कौन सी है? तो एसिना फ्लोटिडा और ईडोफ्लुस क्वेश्चन उत्तर गलत लिखा है इसका, ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं NADEP क्यों किसकी विधि है? तो कंपोस्ट बनाने की एक विधि है। अगला NPB उदाहरण है, तो वायरल बायोपेस्टिसाइड का, ठीक है, वायरल बायोपेस्टिसाइड का उदाहरण है क्या? NPB। अगला क्वेश्चन है FYM बनाने की ट्रेंच या पिट विधि किसने विकसित की थी? तो आचार्य CR ने विकसित की थी FYM या ट्रेंच विधि FYM बनाने की। अगला है NADEP कंपोस्ट विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो नारायण देवराव पंधारी पांडे के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। अगला APEDA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बर्ड जिनो क्या है? पक्षियों का मल और मृत अवशेष, ठीक है, ब्लड गुआनो क्या है? तो पक्षियों का मल और मृत अवशेष। अगला क्वेश्चन है FYM बनाने की गड्ढा विधि में कितने वार्षिक वर्षा की संतुष्टि की गई है? ठीक है, तो 750 mm, मतलब 750 mm से कम वर्षा की संतुष्टि की गई है। अगला है भारत का पहला कार्बनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बनिक राज्य भैया सिक्किम है। पहला कार्बनिक राज्य सिक्किम में, याद रखिएगा। अगला है NIOF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि गाजियाबाद में है। कहाँ पर है भैया? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो 10:1 होता है। अगला क्वेश्चन है मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो एजोटोबैक्टर है। अगला है कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक पदार्थों का घुलनशील अंश होता है? तो ह्यूमिन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आमतौर पर कितनी होती है? तो 0.5 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? तो सनहेम्प, ठीक है, सनहेम्प जो है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल माना जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के आपके 70 से 80 क्वेश्चन हो गए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे, और कि 1-2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था
जो कि मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में क्लियर करा दूंगा। और आप लोग को भी किसी में कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना था आप लोग को। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई तुम गलत बताते हो। अरे यार भाई, मैं अपने से तो कुछ थोड़ी अपने से तो कुछ बताता नहीं हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ वह गूगल से, बुक से, कहीं से देख के लिखता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अपने से नहीं लिखता हूँ, क्योंकि बाद में गलत हो जाएगा तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से। तो भाई मैं जो भी लिखता हूँ कहीं से देख के लिखता हूँ। अब कहीं कहीं पर किसी चीज़ का डाटा अलग अलग दिया होता है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को समझ आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।